नमस्कार। एक बार फिर मौजूद है मेरे साथ एन के सूद साहब। सूद साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सूद साहब, इस बार जो चुनावी नतीजे हैं वो बड़े दिलचस्प रहे हैं और हमने ये देखा कि जो लोग आतंकवाद के आरोप में जेल में बंद थे, मसलन एक इंजीनियर रशीद जो कि बारामूला से चुनाव जीत गए, जिन्होंने उमर अब्दुल्ला को हरा दिया और बड़े भारी अंतर से हराया, करीब 2 लाख वोटों से उनकी हार हुई उमर अब्दुल्ला की। एक वक्त तो ये था कि अपने ये कश्मीर को अपने बाप की जागीर समझते थे, लेकिन इस बार तो वहां कमाल हो गया, बम्पर वोटिंग हुई कश्मीर में। इसी तरह हमने देखा कि डिब्रूगढ़ जेल में बंद जो अमृतपाल सिंह है, खालिस्तानी आतंकवादी, खालिस्तान समर्थक, वो भी चुनाव जीत गया। हालांकि उसने निर्दलीय चुनाव जीता। और हालांकि जो ये इंजीनियर रशीद है, इसने भी निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन इसकी एक पार्टी है अवामी इत्तेहाद पार्टी, उससे नहीं, क्योंकि ये जेल में बंद था, इसलिए इसने निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन ये जीत गया। महबूबा मुफ्ती भी चुनाव हार गई। तो मैं दरअसल आपसे ये पूछना चाहता हूं सर कि जिस प्रकार ये टेरर फंडिंग के आरोपी, अलगाववादी जिस प्रकार ये चुनाव जीत रहे हैं, तो इससे कोई भारत को कोई थ्रेट तो नहीं है? क्योंकि अब ये दोनों जब जीत गए हैं और ये सांसद बन गए हैं तो पार्लियामेंट में तो जाएंगे ही जाएंगे। आपने सिमरनजीत सिंह मान का नाम सुना होगा, वो भी अलगाववादी था, वो भी पार्लियामेंट में बैठा करता था। तो सर, ये किस तरह से हुआ और इस चुनौती को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले बात करते हैं कश्मीर की। कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन हुए, आर्टिकल 370 हटने के बाद भारी वोटिंग हुई। इसका मतलब है कि कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी वापस आ गई है, कश्मीर के अंदर पीस आ गई है। और जो इंजीनियर रशीद है, जेल में बैठे हैं दिल्ली के अंदर, वो इलेक्शन लड़ रहे थे और इनके लड़के ने यहाँ पे इलेक्शन लड़ना स्टार्ट किया, इनका कैंपेन स्टार्ट किया। और इनके कैंपेन के अंदर उसने कहा मैंने 27,000 रुपये खर्चे और इलेक्शन जीत गए। हराया किसको? वहां के हैवी वेट उमर अब्दुल्ला को, फारूक अब्दुल्ला के बेटे को। एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो कश्मीर का सत्यानाश किसने किया? कश्मीर का सत्यानाश किया अब्दुल्ला फैमिली ने। और सेकंड नंबर पे जो कश्मीर का सत्यानाश किया वो किया मुफ्ती फैमिली ने। मेन जो कल्प्रिट्स है कश्मीर के, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला। और अगर ये इलेक्शन हार गए इंजीनियर रशीद से, जो जेल के अंदर बंद है, तो एक इनकी बड़ी हार है और वहां के लोग इनको पसंद नहीं करते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और इन्हीं लोगों ने वहां पे पॉलिटिकल बेनिफिट उठाया था, जमीनों पे कब्जा किया था। फारूक अब्दुल्ला और इवन आपकी मुफ्ती, इन्होंने 20 लाख एकड़ वहां पे जमीन पे कब्जा कर लिया था लोगों की। और वहां पे कोई प्रोग्रेस नहीं होने थी। अगर वहां पे हिंदुओं पे कत्ल किया गया, हिंदुओं को निकाला गया, तो उसके लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल है। जब वहां पे हिंदुओं को निकाला गया कश्मीर से, तो फारूक अब्दुल्ला वहां के चीफ मिनिस्टर थे। और जब लोग मर रहे थे तो शबाना आजमी के साथ मोटरसाइकिल में बैठ के वहां पे मजे कर रहे थे, घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। ये इन्होंने कश्मीर का हाल किया, हिंदुओं को मारा, उसके कत्ल के यही जिम्मेवार हैं। ठीक है, वहां पे मिलिटेंट है, लेकिन मिलिटेंट इन्हीं के नाम पे आए, इन्हीं के कहने पे आए और ये उनको सपोर्ट करते थे। इवन ये बात थी पीडीपी की जो चीफ है महबूबा मुफ्ती की, जब वहां पे पुलवामा हुआ तब वहां की चीफ मिनिस्टर थी और ये वहां से सामान आता था आपका पीओके से, और उसी के अंदर वहां से आर्म्स है, एमुनेशन है, या वहां पे जो बम है वो आए इनके टाइम में। और इनके एक मिनिस्टर भी उसमें इन्वॉल्व थे और इनको सारा कुछ पता था क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जो कत्लेआम किया कश्मीर के अंदर हिंदुओं का, और इवन वहां पे जो लोग मारे गए, कश्मीरी मारे गए, वो सबके जिम्मेवार ये दोनों लोग हैं। और अब दोनों वहां पे इलेक्शन हार गए। एक मैं सोचता हूँ कि एक तो बहुत बड़ी जीत है आपकी डेमोक्रेसी की, और दूसरी बात है कि ये जीत है वहां के लोगों की और इनकी हार है जो ये डिजर्व करते थे। तो मुझे लगता है कि अब कश्मीर के अंदर पीस और ज्यादा रिटर्न होगी। अगर इंजीनियर रशीद को वहां पे इम्प्लीकेट किया हुआ है क्योंकि ये जेल में थे, लेकिन जेल जो रूल है, रूल के हिसाब से अगर किसी आदमी को जेल में रखा जाता है और वह कन्विक्ट नहीं हुआ तो इलेक्शन लड़ सकता है। और अगर उसने वहां पे नॉमिनेशन फाइल करना है तो उसके बिहाफ पे कोई भी फाइल कर सकता है जो उसका रिलेटिव हो, कुछ हो। और वहां पे 10 लोगों के विटनेस चाहिए और इनको वहां पे लोगों की विटनेस भी मिली, इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा, जेल में बैठे जीत भी गए। लेकिन हराया किसको? इन्होंने कोई सेंट्रल गवर्नमेंट को तो हराया नहीं, इन्होंने हराया अब्दुल्ला फैमिली के चिराग को, उमर अब्दुल्ला को। तो मैं सोचता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। और देखिए, दूसरी तरफ अमृतपाल सिंह, इनकी बात चल रही थी इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि केजरीवाल को तो यहाँ पे सिर्फ कैंपेन के लिए चांस दिया गया, उनको वोट डालने की परमिशन नहीं थी। लेकिन अमृतपाल को वहां पे इलेक्शन लड़ने की परमिशन थी, इलेक्शन लड़े,
जीत गए, क्योंकि पंजाब के अंदर तो दिमाग कम लगाते हैं लोग, आप सोचते ही हैं चलो जीत गए कोई बात नहीं है, जेल में बैठे हुए हैं। लेकिन अब क्या है कि जब इलेक्शन जीतने के बाद ये पार्लियामेंट में जाएंगे, इनको हो सकता है कि बरी भी कर दिया जाए, बेल भी दे दी जाए। अगर ये पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे तो ओथ लेने के लिए, तो इनको एक बात करनी पड़ेगी, इनको कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेनी पड़ेगी। ये जो अलगाव वाली बात है ये खत्म हो जाएगी। और अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के वहां पे ओथ लेते हैं, तो ये कोई ना खालिस्तान की बात कर सकेगा, ना सेपरेटिज्म की बात कर सकेगा कश्मीर के अंदर। तो मैं सोचता हूँ कि एक विक्ट्री है हमारे पीएम मोदी की, विक्ट्री है इंडिया की, विक्ट्री है इंडिया की डेमोक्रेसी की। और इससे एक बात क्लियर होती है कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, इंडिया के अंदर सिस्टम है, इंडिया के अंदर लॉ एंड ऑर्डर है, इंडिया के अंदर पूरी लिबर्टी है किसी को भी। और जो ये लोग कैंपेन कर रहे थे अपोजिशन वाले कि यहाँ पे इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, अब इलेक्शन जीत गए तो इन्होंने कुछ कहना बंद कर दिया। अदरवाइज यहाँ पे इलेक्शन पे कोस रहे थे, इलेक्शन कमीशन को कोस रहे थे, पीएम मोदी को कोस रहे थे। लेकिन अब इलेक्शन के बाद ये बात क्लियर हो गई है कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है और कश्मीर के अंदर सिचुएशन नॉर्मल है। और मुझे लगता है कि जो इंजीनियर रशीद है ये जीत के आएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि उस टाइप की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे। इनको पता है कि अगर उस टाइप की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे तो ना तो इनको आर्मी छोड़ेगी ना सेंट्रल गवर्नमेंट छोड़ेगी। वैसे सर, क्या आपको लगता है कि ये जिस प्रकार ये पार्लियामेंट में अगर आएंगे इंजीनियर रशीद जो कि टेरर फंडिंग के आरोप में बंद हैं, और अमृतपाल सिंह जो खालिस्तान समर्थक है, तो इनको मेन स्ट्रीम करने में मदद मिलेगी? मतलब इस तरह से अगर एक बार पार्लियामेंट में आ जाते हैं तो जो खालिस्तान की विचारधारा है या जो कश्मीर से अलगाववाद की बात है, ये देखिए वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांडे साहब मैंने आपसे पहले कहा कि यहाँ पे जो आएंगे ना तो ये ओथ लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, और कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेने के बाद ये अलगाववाद की बात नहीं कर सकेंगे। अगर इन्होंने कोई भी ऐसी स्टेटमेंट दी तो इनकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी, दोबारा जेल में जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि दोबारा जेल में जाने की जरूरत करेंगे या जेल में जाने की इनको जरूरत है। और मैं सोचता हूँ कि ये जो दोनों लोग जीत के आए हैं, एक डेमोक्रेसी के लिए फायदा है, देश के लिए फायदा है। जब सिमरन सिंह मान वो जेल में गए थे और उसके बाद वो टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व भी थे, जब एमपी बने तो उनकी तो कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई। तो अमृतपाल एक आदमी के आने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। यहाँ पे तो इंडिया के अंदर बहुत खतरनाक लोग बैठे हैं जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, और वो देश अपोजिशन पार्टीज में बैठे हैं, कांग्रेस में बैठे हैं, समाजवादी पार्टी में बैठे हैं, आरएलडी में आपके लालू यादव की पार्टी में बैठे हैं, टीएमसी के अंदर बैठे हैं। तो इनसे क्या डरना? ये जब शपथ लेंगे तो सारी चीजें न्यूट्रलाइज हो जाएंगी, और मुझे नहीं लगता है इस चीज का कोई इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी डेमोक्रेसी पे। डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी और कोई हमारे पे उंगली नहीं उठा सकता कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। एक और जीता है बेअंत सिंह, जो कि इंदिरा गांधी की हत्या में शामिल था। बेअंत सिंह नाम का पुलिस इंस्पेक्टर था, उसका बेटा भी चुनाव जीत गया है, और उसने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को हराया पंजाब में। आम आदमी पार्टी। हाँ तो ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं सारी। तो देखिए, फादर ने इंदिरा गांधी का अगर मर्डर किया हो तो कोई बात नहीं, बेटे ने तो मर्डर नहीं किया था, जीत सकता है वहां पे। देखिए पंजाब के अंदर जो है, मैंने कहा लोग दिमाग कम लगाते हैं जी, और इसलिए वहां पे लोग जीत जाते हैं। हाँ, ये बात सही है। अगर एक चीज और है, अगर मैं ये अमृतपाल सिंह की बात करूं, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस को बड़ी भारी मशक्कत करनी पड़ी, दिल्ली में मीटिंग हुई, मान को बुलाया गया, पंजाब के चीफ मिनिस्टर को, अमित शाह से बैठक हुई थी उसकी, उसके बाद काफी दिन बाद जब ये भाग रहा था, इसको पकड़ा गया, तो जिस प्रकार उसको जेल में बंद किया गया, काफी दिनों तक ये खबर बनी रही। अच्छा, इसको लेकर, क्योंकि जिस प्रकार अब ये जीत कर पार्लियामेंट में जाएगा, आप कह रहे हैं कि शपथ लेगा, सब कुछ है, तो कहीं ना कहीं जो खालिस्तान की बात आती है तो कनाडा से तार जुड़ते हैं, ठीक है? तो क्या ये जो कनाडा के जो सिख अलगाववादी जो वहां बैठकर इंडिया के खिलाफ बातें करते हैं, क्या उनका मनोबल तो नहीं बढ़ेगा इससे? देखिए मैं नहीं समझता कोई फर्क है। देखिए पीएम मोदी अब थर्ड टर्म में आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट इलेक्शन होंगे कनाडा के अंदर, ट्रूडो हार जाएंगे, और ट्रूडो हारेंगे तो जो सिख को सपोर्ट करते हैं, सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करते हैं, खत्म हो जाएगी। ये एक टेम्परेरी फेज था जो चल रहा था, और पीएम मोदी थर्ड बार अगर अच्छी पावर से जीत के आते तो बड़ा इंपैक्ट पड़ता। लेकिन कोई बात नहीं, पीएम मोदी शेर है, लॉयन है, और पीएम मोदी इस टाइम पे घायल शेर है। पीएम मोदी को कोई भी छेड़ेगा तो पीएम मोदी उसका जवाब दे पाएंगे। जैसे मैंने कहा, कुछ तो इंटरनल एजेंडाज हैं जो पीएम मोदी टैकल नहीं कर पाएंगे, जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल, जैसे यहाँ पे एनआरसी लाना या बांग्लादेशियों को बाहर निकालना, उसके ऊपर जरूर पीएम मोदी कमजोर पड़ेंगे। लेकिन जो बाकी इश्यूज हैं उसको पीएम मोदी फोर्सफुली टैकल करेंगे और फोर्सफुली उसका जवाब देंगे।
कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या कनाडा करता है नहीं करता, हमारी बहुत बड़ी कंट्री है और हम हर एक चीज को टैकल कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। देखिए पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ है पावर के अंदर, आर्मी के सपोर्ट से आए, इलेक्शन के अंदर करप्शन थी वहां उसको जेल के आए, और इनके पास तो पावर भी नहीं थी, तब भी बैठे हैं वहां पे कंट्रोल करने पाकिस्तान को। तो ये टेम्परेरी फेज है कि पीएम मोदी को क्वेश्चन करेगा। जब पीएम मोदी एक बार बैठ जाएंगे, इनके मिनिस्टर जितने भी इनके साथ खड़े हैं या जो इनके अलायंस के पार्टनर हैं, वो कुछ देर तक अपनी डिमांड्स रखेंगे। उसके बाद इनकी डिमांड्स जब मिट जाएंगी तो ये शांत हो जाएंगे, अपने अपने काम में लग जाएंगे। और पीएम मोदी का तो अपना काम है देश को प्रोग्रेस करना, देश को आगे लेके जाना। लेकिन पीएम मोदी जो मन की बात है, ऐसी चीज़ों से अब दूर रहेंगे, और मुझे लगता है कि पीएम मोदी एक कंसंट्रेटेड तरीके से काम करेंगे, और जो देश के दुश्मन हैं, जिन्होंने यहाँ पे नुकसान किया बीजेपी को, उसको उनका कंट्रोल करेंगे, उनको टैकल करेंगे, क्योंकि जो भी यहाँ पे नुकसान हुआ वो इंटरनल है। जैसे मैंने कहा कुछ गलतियां थी, जैसे अगर ये मायावती को साथ ले लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और दूसरी जो गलती थी वो फडणवीस को वहां पे चीफ मिनिस्टर बनाने की कुछ कंपल्शन थी कि उन्होंने शिंदे को बनाया, वो कर लेंगे। और जहां तक राजस्थान की बात है, वहां पे विजय राजे सिंधिया इनको दोबारा चीफ मिनिस्टर बना देना चाहिए, सुंदर राजे सिंधिया उसको चीफ मिनिस्टर बना देना चाहिए। और चौथी बात है कि यहाँ पे आरएसएस को कैसे टैकल किया जाए, जिसने बीजेपी को धोखा दिया। पहली बार नहीं कि आरएसएस ने बीजेपी को धोखा दिया, कई बार धोखा दे चुकी है, उसके ऊपर कैसे टैकल किया जाएगा। क्या आरएसएस के जो पैसा मिलता है उसके ऊपर वाच रखी जाएगी, क्या जो आरएसएस का पैसा मिलता है उसके ऊपर उनसे क्वेश्चन किया जाएगा कि तुम्हारे फंडिंग कहाँ से होती है। क्योंकि आरएसएस किसी भी तरीके से देश के हिंदुओं के लिए काम नहीं करती, किसी भी तरीके से देश के जो बीजेपी है या पीएम मोदी उनको सपोर्ट नहीं करती, जबकि ये भी आरएसएस के कार्यकर्ता थे। लेकिन जब से नए आरएसएस के चीफ बने हैं, तब से आरएसएस का एटीट्यूड अलग है, ये बिजनेस करती है, ये यहाँ पे हिंदुओं के लिए लड़ती नहीं है, हिंदुओं के लिए कोई काम नहीं करती, मुस्लिम अपीसमेंट का काम करती है। आरएसएस अपना एजेंडा भूल चुकी है, और मोहन भागवत के टाइम में, जब से मोहन भागवत आरएसएस के चीफ बने हैं, इन्होंने देश को, आरएसएस को और बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंचाया। और पहली बार नहीं कि उन्होंने बीजेपी को धोखा दिया, कई बार धोखा दे चुके हैं। और मैं सोचता हूँ कि लोग और आरएसएस के वर्कर्स ये समझ गए होंगे, और इनको जो गवर्नमेंट फंडिंग देती है उस पर गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि इनकी ना तो कोई औकात है ना इनकी कोई वक़्त है। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये जो हमने बात की इनकी अमृतपाल सिंह की और दूसरा इंजीनियर रशीद की, तो जिस प्रकार इनकी जीत हुई है, तो मुझे लगता है कि एक नया बदलाव है, और इसको हमको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, न कि नेगेटिव वे में लेना चाहिए। जी, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बहुत बहुत आपका।